हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल साइंस बंकर्स। हमें आशा है कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और जैसा कि एग्ज़ाम आपके बिल्कुल पास आ चुके हैं और 6 नवंबर को पहला एग्ज़ाम है और पहली शिफ्ट है टीजीटी मैथ्स की। हम समझ सकते हैं बहुत तरह की घबराहट है दिमाग में, बहुत सारा संशय है, क्या हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। ये जो वीडियो है ये मोर स्पेसिफिक है उन की टॉपिक्स को लेकर जो लास्ट मिनट रिविजन्स में मुझे लगता है कि आपको एज अ कैंडिडेट भूल कर भी किसी भी हालत में नहीं छोड़ने चाहिए। हम इसमें वो स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं जो आपको कहीं ना कहीं एक स्टेबल स्टैंड देगी जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे, मोर इन्फॉर्म्ड बनाएगी और आपको लगेगा कि हाँ, मैं कुछ इस पेपर को कर पा रहा हूँ, ये कर पा रही हूँ। तो दोस्तों, अभी तक आपने जितना पढ़ा है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर इट। आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, आप बहुत अच्छी मेहनत करते हैं और यही मेहनत आपको जारी रखनी है और यही मेहनत आपको सिलेक्शन दिलाएगी। आप इतने समय से इस तैयारी को कर रहे हैं तो ये आपकी मेहनत को दिखाता है कि आप इस जॉब को कितना चाहते हैं, आप इसके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों, बस इसी तरीके से आपको लगे रहना और एग्ज़ाम में भी बिल्कुल नहीं घबराना है। पहली शिफ्ट होती है, कई बार हमें डर होता है, पर हमें ये भी पता रहना चाहिए कि पहली शिफ्ट है, पहला पेपर है, सबके लिए पहली बार ही वहाँ पर वो एक्सपीरियंस होगा। तो आप अपना टेम्परामेंट लूज़ ना करें। पहले 20 क्वेश्चंस को ध्यान से देखें, पहली बारी में सॉल्व करने की कोशिश ना करें। उन 20 क्वेश्चन को मैथ के सेक्शन में फटाफट आगे पीछे करके रैंडम ऑर्डर में चेक कर लें, ताकि आपको आइडिया हो कि अच्छा ग्रेजुएशन पूछ रहा है या 11-12 पूछ रहा है। और उसके बाद भी अगर आप गेस नहीं कर पा रहे हैं कहाँ पूछ रहा है, तो आपको एक लिटिल रिस्क लेकर उन 20 में से लगभग 10 करके आगे बढ़ना है। ये ऐसी स्थिति है जहाँ आपको कुछ नहीं आ रहा है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप इतने इल प्रिपेयर्ड नहीं हैं कि आपको कुछ ना आए। आपको बहुत कुछ आता है दोस्तों। आप हो सकता है पहले ही सेट में से 20 में से 15 सवाल कर दें, इतना बेहतरीन आप कर जाएं, है ना। तो अपने आप पे पूरा भरोसा रखना, अपनी पूरी तैयारी पे भरोसा रखना। आपने हर चीज़ बढ़िया तरीके से पढ़ी है और बहुत अच्छा करते आ रहे हैं आप, ठीक है। और हमारा जो टारगेट है, पहले पेपर को अच्छा समय देना है, अच्छी एक्यूरेसी के साथ पहला पेपर करना है, लगभग 70-80 मार्क्स उसमें खींचने हैं और मैथ्स में हमें वही बेयर मिनिमम अपना हाई एक्यूरेसी के साथ 60 से 70 सवाल करने हैं। उससे ज़्यादा अपने को नहीं जाना है, वहाँ रिस्क नहीं लेना है अपने को। अगर आपको लगता है 9-10 का आया तो फिर आप खुल के खेलिए, बहुत बढ़िया पेपर करिए। अगर आपको लगता है कि नई सिलेबस बिल्कुल फॉलो करा है डीएसएसबी ने और वही ग्रेजुएशन क्वेश्चन पूछे तो थोड़ा संभल के पेपर करने की ज़रूरत है। आपके चैनल पे हमने यहाँ वीडियोस ऑलरेडी लाइंड अप करी हुई है। क्विक स्पीड में इन वीडियोस को देखिए। पेडागोजी को स्ट्रेंथन करने के लिए पेडागोजी की सीरीज़ को आप फॉलो करिए, यहाँ पर सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है दोस्तों। एक मैराथन क्लास पेडागोजी की लाने की कोशिश करेंगे कल होपफुली, जिसमें अभी तक के आए क्वेश्चंस के बेसिस पर एक क्रिस्प नोट्स के थ्रू आपको बताने की कोशिश करेंगे कि मेन कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, मल्टीलिंगुअलिज्म क्या होता है, इंक्लूसिव क्या होता है, आईईडीसी प्रोग्राम क्या है, ये सब कौन कौन से थिंकर पूछे जा रहे हैं, उन थिंकर्स पर बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है, कॉग्निटिव क्या कहता है ना। तो ये साइकोलॉजी की क्विक रिवीजन वीडियो आएगी, एक लंबी हो सकती है दोस्तों क्योंकि मैराथन होगी जिसमें ज़्यादातर सवालों को कवर करने की कोशिश होगी। तो उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपकी पेडागोजी हो जाए। और उन नोट्स को हम अपनी ड्राइव में तो अवेलेबल करा ही चुके हैं पहले से, उन्हीं नोट्स को हम रिवाइज़ करेंगे, उन्हीं को थोड़ा और इम्प्रोवाइज़ करेंगे, उसी में कुछ कुछ और कंटेंट डालने के प्रयास करेंगे दोस्तों। तो वहाँ से आप इसे ज़रूर कर लें। और पेपर 1 में अगर आपको थोड़ी सी भी घबराहट लग रही है तो आप पेपर 1 पार्ट ए यहाँ से देख सकते हैं, है ना। क्विक वीडियोस देख लीजिए, रीजनिंग की, थोड़ा सा मैथ्स की, है ना। तो पार्ट ए आप यहाँ से थोड़ा सा रिवाइज ज़रूर कर लें ताकि वहाँ आने वाले सवाल आपको एकदम झटका ना दें, नहीं ना लगे, है ना। तो ये ज़रूर देख लें। कमिंग बैक, हमें आज बात करनी है कि कौन से टॉपिक अपने को नहीं छोड़ने हैं जिन्हें हमें मैथ्स में ज़रूर कवर करना है ना। और यहाँ मैथ्स की सीरीज़ में वो क्वेश्चंस काफ़ी हमने करे भी हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस अगर आप देखने की कोशिश करेंगे आपको इस वीडियोज़ में मिल जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे क्विकली देखते हैं कि किन टॉपिक्स को करना बहुत अनिवार्य है। सबसे पहली चीज़ दोस्तों जो आपको करनी है, सारी नेम्ड थ्योरम्स ये रट जाती हैं, इन्हें एक बारी में देखेंगे बहुत है। इसकी वीडियो अवेलेबल है। नेम्ड थ्योरम बिल्कुल नहीं छोड़नी है, नेम्ड थ्योरम आपको करनी ही है किसी भी हालत में। इसके बाद स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ कर्व्स। जब मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ कर्व कह रहा हूँ ना दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए मैं पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला इनकी बात कर रहा हूँ। उसे ज़रूर देखें। ये टॉपिक मनगढ़ंत नहीं है, ये वही टॉपिक हैं जिन पर सवाल पूछे गए हैं और डीएसएसबी ने इन पर काफ़ी अच्छे सवाल पूछे हैं, है ना। और ये डुएबल है, मतलब अपने नाम से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। स्टैंडर्ड कर्व्स के बाद एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व आपने क्लास 12th में करा है दोस्तों, है ना। उसे ज़रूर देख लें, जो जिसमें हम ग्राफ बनाते हैं कि इस पैराबोला की और इस लाइन के बीच का जो एरिया, इसे कैसे निकालें, है ना।
तो लिमिट्स के बेसिस पर निकालते हैं, इसमें डबल इंटीग्रेशन करते हैं ना। या याद रखिएगा, एरिया की अगर बात हो रही है तो डबल इंटीग्रेशन, वॉल्यूम की बात हो रही है तो दोस्तों ट्रिपल इंटीग्रेशन की बात होती है। तो ये बहुत सिंपल टॉपिक है, 11th-12th की क्लास में आपको मिल जाएगा। इसके बाद अलजेब्रा पर अगर थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करेंगे दोस्तों, तो इक्विवेलेंस रिलेशंस, इक्विवेलेंस की प्रॉपर्टी जरूर कर जाइए। 3 प्रॉपर्टी है ना अपनी इक्विवेलेंस क्लास के से हम कहते हैं, जिसमें तीनों प्रॉपर्टी होती है ना। कमेंट सेक्शन में बताइए 3 प्रॉपर्टी कौन सी है अपनी, है ना। सो उनको याद रखना जरूरी है। और जब इक्विवेलेंट रिलेशन कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी सेट के अगर आपको एलिमेंट पता है तो वहाँ से आपको नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे वो निकालना आना चाहिए। 2 की पावर n वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, पावर सेट वाला रिलेशन आपको पता होना चाहिए। सॉरी, n क्रॉस n से तो आप रिलेशन निकालते हैं, और पावर सेट आपको बताता है कि उसके अंदर कितने सबसेट्स बनेंगे। तो ये फॉर्मूलाज हैं जो आपको ज़रूर रिवाइज करने हैं। ये नंबर ऑफ रिलेशन और पावर सेट आपको निकालने आने चाहिए। कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ फंक्शंस, इस पर हमने एक वीडियो पहले बना चुके हैं कि 1 फंक्शन ऑन टू, मतलब जैसे बाई हम केवी भी कहते हैं कि इंजेक्टिव है, सर्जेक्टिव है या फिर बाइजेक्टिव है। किसी अगर आपको एलिमेंट दिए किसी फंक्शन के तो कैसे निकालेंगे, कितने नंबर ऑफ 1 या ऑन टू फंक्शंस होंगे, तो वो नंबर कैलकुलेट करना आना चाहिए। बहुत रेयर पूछा जा रहा है, बट एक बार फॉर्मूला याद रखने में कोई परेशानी नहीं है। मतलब ये ऐसे क्वेश्चन जिसके फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पे मैंने तो क्वेश्चंस कराए हैं, वीडियो भी है हमारी। अगर हमारी वीडियो ना मिले तो कहीं और जाके भी ढूंढ के कॉन्सेप्ट पढ़िए। मेन काम है आपका सिलेक्शन, चैनल का कोई इतना मतलब नहीं है, ठीक है। आपको जहाँ से ये कॉन्सेप्ट समझ आता हो एक अच्छी वीडियो ढूंढिए, यूट्यूब पे सर्च करिए, बहुत वीडियोस आपको मिल जाएंगी। आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर फ्रेंड्स बिल्कुल नहीं छोड़ना है ना। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमने बताई थी आपको, जब डिटर्मिनेंट निकालते हैं हम अपना, है ना। सो लैम्डा ए माइनस आई, इसके को जब आप 0 के बराबर रखते हैं, ए माइनस लैम्डा आई को जब आप 0 के बराबर रखते हैं फ्रेंड्स, तो आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलती है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलती है। और वहाँ से आप आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर किसी भी मैट्रिक्स के निकालते हैं। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है क्वेश्चन। डिफरेंशियल इक्वेशन वाला चैप्टर क्लास 12 का जरूर कर लें। इसमें 3 तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक तो वेरिएबल सेपरेबल है, होमोजीनियस है, और आपकी लीनियर इक्वेशन वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इन तीनों को कर लेंगे। 3 टाइप पे ही क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस टाइप, और लास्ट टाइप आपका आता है लीनियर वाला, जिसमें आप e टू द पावर पी डी एक्स डी वाई वाला जो है आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो लीनियर के इंटीग्रेटिंग फैक्टर पे बहुत सवाल आए हैं, इस इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप तभी निकाल पाएंगे जब उसका आप ऑर्डर पहचानेंगे ना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए आता है, क्लास 12th की चैप्टर कर जाइए। अगर अब तक अगर आपका लग रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने रिवाइज नहीं किया है, तो क्लास 12th का बहुत है, उसी को कर लीजिए, दैट विल हेल्प यू, ठीक है। ओडी ज़रूर करें, है ना। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कंडीशन ऑफ एग्जैक्ट इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये वाली एग्जैक्ट इक्वेशन पे मैंने आपसे बात भी की थी, इस फॉर्म की होती है ना, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इक्वल टू 0। और आप यहाँ क्या करते हैं, डेल ऑफ पी डी एक्स निकालते हैं, ओ डेल ऑफ पी डी वाई, डी एक्स तो इसे आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। और अगर आपका डेल क्यू अपॉन डेल एक्स ये बराबर आ जाता है, तो इस इक्वेशन को हम एग्जैक्ट इक्वेशन कहते हैं। और इसका सीधा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, वो ये खुद ही होते हैं, है ना। इसका जो डेल वाला वर्जन आता है उसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाता है। तो इसके सॉल्यूशन आप इससे भी निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट इक्वेशन से, ठीक है। दूसरा तरीका था जो मैंने आपको बताया था, जिसमें आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाकर भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और आप वैल्यू निकाल कर करते हैं। इसके ना डिफरेंशियल इक्वेशन वाली वीडियो में आप देख पाएंगे इन वाले सॉल्यूशंस को, डायरेक्ट होते हैं, जिसमें आपकी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स होते हैं ना, वाई डैश वाई एंड वाई इक्वल टू 0 करके अगर इक्वेशन है, तो इसे इसकी पहले आप एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं, जिसमें लिखते हैं आप आर स्क्वायर, जितनी बार होता है ना आर प्लस आर करके, इस तरीके से आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाकर इसका जीरोज निकालते हैं, उसके बेसिस पर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो वो वाला पोर्शन जरूर देख लें डिफरेंशियल इक्वेशन का। अगला पॉइंटर है डेफिनेशन की रिजल्ट्स ऑफ रीमन इंटीग्रेशन में ना आपको कुछ नहीं देखना, पार्टीशन क्या होता है वो देखना है। और ये आपको पता होना चाहिए, यूपीएफ पार्टीशन ऑफ एफ माइनस, है ना, लोअर अपर बाउंड वाला जो हम ही कहते हैं, लेस देन एप्सिलॉन, ये वाला जो आपको कंडीशन है आपकी रीमन इंटीग्रेशन की ना, इसके थोड़े रिजल्ट्स आप ज़रूर देख लें, ठीक है ना। जिसे हम बोलते हैं ये अपर सम और लोअर सम जिन्हें हम बोलते हैं ना, इनको आपको ज़रूर एक बार देख लेना है फ्रेंड्स, क्योंकि इस पर भी कई बार डायरेक्ट सिर्फ डेफिनेशन बेस्ड सवाल पूछा है, ज़्यादा कुछ इसमें अलग से आपसे नहीं पूछा रॉकेट साइंस, सिर्फ डेफिनेशन बेस्ड आपसे पूछ लिया है इसमें, तो उसे ज़रूर देख लेंगे आप थोड़ा सा। तो आपको ये अपर और लोअर इंटीग्रल्स जिन्हें हम कहते हैं ज़्यादातर, तो इसको एक बार ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट इन अंडरस्टैंडिंग रीमन इंटीग्रेशन। अगला वेक्टर स्पेसेस में देखिए, सब कुछ तो करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा ऐसा मानना है।
वेक्टर स्पेसेस में आप लीनियर इंडिपेंडेंस और लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट किन्हें बोलते हैं वो कैसे चेक करते हैं, उसकी एक कंडीशन होती है, उसके बेसिस पे आप वेक्टर्स को रखते हैं और चेक करते हैं कि अगर उनके साथ के कांस्टेंट जीरो आ रहे हैं तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, अगर नहीं आ रहे हैं जीरो तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाते हैं। उसी के बेसिस पे आप डायमेंशन और बेसिस निकालते हैं, जो कि हमने एक्लिन फॉर्म से भी सीखा था। एक्लिन फॉर्म से भी हमने आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर वाला भी सीखा था, है ना। तो एक्लिन फॉर्म जरूर देख लें, एक्लिन फॉर्म वाला पोर्शन जरूर करेंगे। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक इज ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। देखिए इसमें ना रिजल्ट आपको थोड़े क्रैम करने पड़ेंगे, ये बड़ा डाइवर्स यूनिट है, बहुत लंबी यूनिट है। अगर आप ग्रुप होमोमॉर्फिज्म पे जाएंगे तो बहुत सारे टॉपिक है इसमें, आइसोमॉर्फिज्म है, नेचुरल होमोमॉर्फिज्म है, केलेस थ्योरम है, क्वोशिएंट ग्रुप है ना। ये सारे ग्रुप्स वगैरह की तो आप जाएंगे नहीं ज़्यादा, तो आप बस ये देख लीजिए ऑटोमॉर्फिज्म किसे कहते हैं, एंडोमॉर्फिज्म किसे कहते हैं, है ना, एक्सोमॉर्फिज्म किसे कहते हैं। सारे इन मॉर्फिज्म्स की डेफिनेशन थोड़ा सा देख लें ताकि आपको पहचानने में आ जाए कि कहाँ पर होमोमॉर्फिज्म है और कहाँ पर नहीं है। और इसी की ना 2-3 थ्योरम है, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उन थ्योरम्स को जरूर देख लें। उन थ्योरम्स के बेसिस पर डायरेक्ट थ्योरम भी पूछी गई हैं, तो थ्योरम्स एक जगह एक लाइन में लिख लें और ताकि आप उन्हें रिवाइज कर लें। अगर आपने पहले पढ़ी है तो सिर्फ थ्योरम्स को एक बार गो थ्रू कर लें। उसके बाद ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा वाला पोर्शन हम उठा रहे हैं ना। तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप, जैसे मान लो कोई ग्रुप है ऑफ p n टू द पावर n, तो इसके जो ये पावर है ये ऑर्डर होगा, कहलाएगा, है ना, ये एलिमेंट कहलाएगा ग्रुप का, तो इसके बेसिस पे ऑर्डर तय होता है। ऐसे ही परमुटेशन ग्रुप्स का ऑर्डर आप निकालते हैं, परमुटेशन ग्रुप आपने देखे होंगे इस तरीके से होते हैं, है ना, उनको ऑर्डर निकालने के लिए। तो परमुटेशन ग्रुप और नॉर्मल ग्रुप जो p की पावर वाले होते हैं उनका ऑर्डर कैसे निकालते हैं उसको ज़रूर एक बार देख लें। अब जब ऑर्डर ऑफ ग्रुप की बात हो रही है तो साइलो थ्योरम और ऑर्डर ऑफ ग्रुप्स, मतलब साइलो ग्रुप्स के ऑर्डर निकालने, साइलो ग्रुप्स की कंपोजिशन वाला पोर्शन भी आप एक बार देख लेंगे कैसे पहचानते हैं। साइलो 3 सब ग्रुप किन्हें बोलते हैं, साइलो 5 सब ग्रुप किन्हें बोलते हैं, वो वाला पोर्शन एक बार आप ज़रूर देख लें फ्रेंड्स। जैसे कई बार आ जाता है कि मान लीजिए कि ग्रुप का ऑर्डर 121 है तो सेंटर ऑफ जी क्या होगा, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, इनको आप आराम से कर सकते हैं। मान लो नंबर ऑफ 11 साइलो सब ग्रुप्स दिए हैं ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 11 टू द पावर 2 और 13 टू द पावर 2, तो फिर आपके नंबर ऑफ साइलो ग्रुप कैसे पता चलेंगे, तो इन सबको डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको बस एक बार फार्मूला पता होना चाहिए, जैसे ऑर्डर ऑफ जी इज डिवाइडेड बाय द ऑर्डर ऑफ इट्स एलिमेंट, ये सब डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं जो आपको एक बार देखने हैं। नाउ दीज आर 2-3 लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिस पे मैंने बहुत क्वेश्चंस देखे थे 2021 में। तो लगभग जो लास्ट का जो सेक्शन आता है ना 10+10 वाला सेक्शन, तो क्या हुआ था 2021 में जो लास्ट के 10 सवाल थे ना, ये पूरे ही कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे, और ये तो अपना टीचिंग मेथोडोलॉजी है ही जिसके लिए आपके पास ऑलरेडी वीडियोस है। तो उसमें ना कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एक तो एनालिटिकल फंक्शन और कॉशी-रीमन इक्वेशन में बहुत सवाल पूछे थे। कॉशी-रीमन इक्वेशन जो है वो आपको किस चीज़ में हेल्प करती है फ्रेंड्स, कॉशी-रीमन इक्वेशन आपको ना फंक्शन को एनालिटिकल है या नहीं ये देखने में मदद करती है। इसका डायरेक्ट रिजल्ट है, अगर आपने इस इक्वेशंस को देखा है कि इन इक्वेशंस को हम कहते हैं, तो पोलर फॉर्म भी एग्जिस्ट करती है कॉशी-रीमन इक्वेशन की और नॉर्मल फॉर्म भी एग्जिस्ट करती है, और ये नेसेसिटी कंडीशन भी बोली जाती है फॉर अ फंक्शन बीइंग एनालिटिकल। तो एक फंक्शन को हम एनालिटिकल कब कहते हैं, जब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई का जो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई अगर ये बराबर आ जाए, और दूसरा u ऑफ वाई, मतलब u को एक बार y के साथ आप डिफरेंशिएट करोगे वो माइनस ऑफ वी एक्स आ जाए, तब आप इस फंक्शन को एनालिटिकल कहते हैं। और यहाँ पे जो आपके ये v और x हैं आपको पता ही है कि जो v है वो आपका इमेजिनरी पार्ट होता है, x जो है आपका वो u जो है आपका u जो है आपका ये रियल पार्ट है, और v जो है आपका इमेजिनरी पार्ट है किसी भी एनालिटिकल फंक्शन का। तो एनालिटिकल फंक्शन एफ जेड मान लो इस फॉर्म का आपको मिलेगा यू जेड प्लस आयोटा वी जेड। तो इनके इंटीग्रेशन आपको करने हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसको भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई। और देखिए अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, दिस इज कॉशी-रीमन इक्वेशन, अगर ये सेटिस्फाई करती है तो उस फंक्शन को आप एनालिटिकल फंक्शन कहते हैं। तो एनालिटिकल फंक्शंस पे बहुत सवाल पूछे गए थे कि क्या ये फंक्शन एनालिटिकल है नहीं, चेक करके बताइए वेदर इट इज एनालिटिकल और नॉन एनालिटिकल, सो या फिर बोथ हो सकता है। तो ये कॉशी-रीमन इक्वेशन से ही आएगा। कॉशी-रीमन इक्वेशन की ना पोलर फॉर्म भी होती है, तो पोलर फॉर्म भी आप एक बार देख जाएं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपकी कॉशी-रीमन इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आप जीरो और सिंगुलैरिटीज निकालते हैं उन्हीं एनालिटिकल फंक्शंस की फ्रेंड। तो ये इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है, अगर आपका एनालिटिकल फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सिंगुलैरिटी और जीरोज भी निकाल पाएंगे ना, कि कहाँ कहाँ पर सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट करती है और जीरोज क्या है। और जीरोज आपने निकाल लें तो आपको पोल्स पता लग जाएंगे उस एनालिटिकल फंक्शन के। तो पोल्स और रेसिड्यू निकालने के लिए बहुत बार आया है और आपको करना आना चाहिए। इसमें जो 1-2 टॉपिक मैंने नहीं लिखे हैं जो मुझे लगते हैं इंपॉर्टेंट है, एक तो मैंने जिससे पहले बात कर चुका हूँ, पावर सीरीज़ तो बहुत ही पावरफुल है, इस पर तो कई बार सवाल पूछा गया है। तो पावर सीरीज़ में आपको टेलर सीरीज़ पर बहुत ध्यान देना है, और टेलर एक्सपेंशन के क्वेश्चन हमने कराए भी हैं। और इसी पावर सीरीज़ वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था सीक्वेंस एंड सीरीज़ के स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, ये भी आपसे ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं,
है ना। तो सीक्वेंस सीरीज़ के स्टैंडर्ड रिजल्ट और पावर सीरीज़ में टेलर सीरीज़ का आपको जहाँ तो रेसिड्यू निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी मैक्लॉरिन सीरीज़ आई जाएगी ऑलरेडी। इसमें तो आप लॉरेंट सीरीज़ की बात करेंगे जब आप इसे कर रहे होंगे, तो इसमें आपकी उस सेंस में आप कर लेंगे टेलर थ्योरम को आप रिविजिट करेंगे, लॉरेंट सीरीज़ को भी रिविजिट करेंगे, है ना। तो इसमें लॉरेंट सीरीज़ की हम बात करते हैं जब रेसिड्यूज निकालने की बात करें। और यहाँ पर टेलर थ्योरम में आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर पर भी ध्यान देना है कि कैसे निकाली जाती है दोस्तों। तो इन चीज़ों को आप ज़रूर देख लें। ये की टॉपिक्स हैं जिन्हें मुझे लगता है कि एक टीजीटी मैथ्स जिसमें ग्रेजुएशन का सिलेबस आने वाला है, आप किसी भी हालत में छोड़ के जा सकते हैं। आप में से कई दोस्त कमेंट करेंगे कि मीट्रिक स्पेस का क्या करें। देखिए मीट्रिक स्पेस ना थोड़ा ट्रिकी है, हम मानते हैं, बट उसके ना कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो मैं बार बार कहता हूँ, उन्हें आप अगर याद कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स स्पेस का एवरी नेबरहुड इज एन ओपन सेट, है ना। सो ये छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं जिन्हें आप याद रखें। डिस्टेंस कैसे डिफाइन होता है एक मीट्रिक स्पेस में, तो ये पॉइंटर्स अगर आप थोड़ा सा कर लेंगे तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन कंपीटिंग फॉर दिस पेपर। ये मेरी तरफ से एक माइनर सा ओवरव्यू था कि पेपर कैसा आ सकता है और क्या क्या क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। और मेरी बात मानिए, आपने जो पढ़ा है बढ़िया पढ़ा है, आपको आपके आसपास के कॉस्मोस ने वो इशारा किया है वो पढ़ने के लिए, तो शायद आप बहुत सही ट्रैक पर हैं। आप पढ़ते जाइए, मैं तो यही कहूँगा। और ऑल द वेरी बेस्ट जिनका 6 तारीख को पेपर है। और हमें भी पता है कि जो 6 नवंबर को पेपर देने वाले हैं उनके लिए टफेस्ट एग्ज़ाम है, क्योंकि इसके बाद तो पेपर आउट ही हो जाएगा, लगभग सबको पता होगा कि क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो हाई चांसेस की नॉर्मलाइजेशन में आपका स्कोर बढ़ ही जाएगा, है ना। ये हाई चांसेस होते हैं, तो इसलिए आप बिल्कुल ना डरें कि आप 6 नवंबर अगर आपका पेपर है तो आपको नुकसान हो रहा है। बिल्कुल इस बात से बिल्कुल चिंता ना करें, इसमें मन में इस बात का दुख ना पालें कि 6 नवंबर को मैं एग्जाम दे रहा हूँ तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान है। क्या पता आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला हो, क्योंकि एक तो आप बहुत लोगों की हेल्प करेंगे और शायद आपका क्योंकि पेपर जो होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट टफेस्ट शिफ्ट माना जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा कैलकुलेटिव रिस्क आप लोग ही लेंगे। इसके बाद वाले तो प्रिपेयर्ड आएंगे पेपर देने, जो आएंगे जो 12 नवंबर से पेपर देना शुरू करेंगे वो तो बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड होंगे। तो इसलिए 6 नवंबर को जिनका एग्ज़ाम है उनको सच में ऑल द वेरी 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 बेस्ट। जो 12 नवंबर के लिए बैठे हैं तैयार, वो वेट कर रहे हैं 6 नवंबर वाले क्या बोलेंगे, और फिर वो अचानक से अपनी स्ट्रैटेजी है तो कंटिन्यू करेंगे या चेंज करेंगे या मॉडिफाई करेंगे, अप टू देम। सो मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। साइंस बंकर इज़ ऑलवेज हेयर फॉर यू। हम अपनी ड्राइव को रेगुलरली अपडेट कर रहे हैं विद वट एवर मटेरियल वी आर गेटिंग। बिल्कुल जुड़े रहिए, बने रहिए, आगे भी आपके साथ हैं, अभी भी आपके साथ और पहले भी आपके साथ थे। ऑल द वेरी 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 बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। डू वेल, झंडे गाड़ दीजिए अपने। गॉड ब्लेस यू ऑल।